हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। मैं आप लोगों को पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को भाग 4 पढ़ाऊंगी। इसके पहले के भाग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसे जाकर आप लोग जरूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड ने भी स्पेन से लिया था। ओके, स्पेन से आयरलैंड में आया और आयरलैंड से हमारे भारत में आया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है? इसमें देश के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, पर यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, बिकॉज कि इसको न्यायालय में आप लोगों को प्रवर्तनीय नहीं रखा रखा गया है, विवाद योग नहीं है ये। अगर आपका डीपीएसपी में रखे गए आर्टिकल्स में कोई भी बात पूरी नहीं होती है तो आप लोग इसे न्यायालय नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इसे न्यायालय में विवाद योग नहीं समझा जाता है। ओके, तो केटी शाह ने कहा है डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, चलिए हम लोग आर्टिकल 36 से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 36 में है, आर्टिकल नंबर 36 में डीपीएसपी की परिभाषा दी गई। ओके, आर्टिकल नंबर 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बताया गया है, इसे न्यायालय में जाकर इसे प्रवर्तनीय मतलब विवाद नहीं कर सकते हैं इस पे हम लोग। आर्टिकल नंबर 38 में है लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मीन्स कि अगर सरकार गरीबों के लिए या फिर जो समर्थ नहीं है उसके लिए कुछ कुछ योजनाएं लाती है, जैसे राशन कार्ड वगैरह चलता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 39 में है समान काम समान वेतन। मीन्स कि स्त्री हो या पुरुष हो, एक काम के लिए समान वेतन देना है। आर्टिकल 39 के क में निःशुल्क कानूनी सहायता। अगर किसी भी तरह का आप पे अपराध का इल्ज़ाम लगता है तो ये डीपीएसपी के तहत आप कोई भी न्यायालय में जाकर आप सरकारी वकील करवाने के लिए आप अपील कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बात माने, क्योंकि डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई है ये न्यायालय में आप फोर्सली उसको नहीं करवा सकते। अगर वो सरकार उस टाइम समर्थ होगी तो वो करेगी, नहीं तो नहीं, वो विवाद योग नहीं होता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन। सबसे पहले ग्राम पंचायत का संगठन कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। ग्राम पंचायत मूल संविधान में नहीं लिखी गई थी, ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें इसे जोड़ा गया था। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 41 में कुछ विशेष दशाओं में सरकारी सहायता। मतलब कुछ अगर विशेष स्थिति बनती है, जैसे कि काम हो, शिक्षा हो, वृद्धा पेंशन, विकलांग को साइकिल, ये सब कुछ विशेष दशाओं में ये सब नागरिकों सरकार का ये सब काम होता है आर्टिकल नंबर 41 के तहत। आर्टिकल 42 में है कार्य न्याय संगत हो, मानवीय दशा देखी जानी चाहिए। मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी स्थिति को समझी जानी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में भी उसे छुट्टियां दी जाती है। आर्टिकल 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी। मीन्स कि कोई काम कर रहा है तो उसको कम से कम इतनी मजदूरी तो जरूर मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। आर्टिकल 43 के क में है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, यानी छोटे छोटे जो उद्योग है उसे क्या करना है, उसे बढ़ावा देना है। इस पर सरकार काम भी करती है कुछ लोन वगैरह दे करके। आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता, जैसे सभी धर्मों के लिए विवाह तथा तलाक के नियम समान होना। मीन्स कि भारत के जितने भी नागरिक है उसके लिए नागरिक संहिता क्या होनी चाहिए? सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ओके, इसी में ऐड किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये चलता भी है। ठीक है, क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सरकारी विद्यालयों में। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में है SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। आर्टिकल 47 में है मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। मीन्स कि ये जो
गवर्नमेंट शराब वगैरह पे प्रतिबंध लगाती है, इसी आर्टिकल का यूज करती है सरकार। आर्टिकल 48 में है दुधारू पशु कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 48 के क में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट आर्टिकल है 49। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण करे। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी कार्यपालिका का न्यायपालिका से इससे कोई संबंध नहीं है। स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में ये इसके विपक्ष में आप वाद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए इसको ये इसके जो भी कार्यपालिका होते हैं वो न्यायपालिका से अलग होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि डीपीएसपी में जो भी तथ्य लिखे गए हैं, जो भी तत्व है इसमें, ये न्यायालय में विवाद योग नहीं है। ये सरकार की स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो कार्य करने में सक्षम होगी तो करेंगे, नहीं अगर सक्षम होंगे तो वो नहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जाकर कोर्ट में जाकर के किसी भी तरह का वाद क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके 3 भाग है, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। इसके आर्टिकल 40, 43 के क, 46, 47, 48, ये जो आर्टिकल है ये गांधीवादी विचारधाराओं से संबंधित है। गांधीवादी विचारधाराओं को मतलब गांधी के विचारों से गांधीवादी विचारधाराओं के ये सब आर्टिकल है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है समाजवादी। आर्टिकल 38, 39, 39 के क, ये सब समाजवादी में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50, 51, ये सब उदारवादी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे देख लेते हैं हम लोग। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में न्यायपालिका ने निर्णय लिया है कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व को एक दूसरे का पूरक बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहा जाता है। ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोगों ने भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कंप्लीट किया है। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। बहुत ही कम टाइम में मैं करवाती हूँ, जितना पॉसिबल होता है शॉर्ट टाइम में मैं करवाने का ट्राई करती हूँ। तो मैं आप लोगों को पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा भी सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनाने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हो कि बहुत सारी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़नी पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम होता नहीं हम लोगों के पास कि हम लोग पूरी कंप्लीट बुक को रिवाइज करें। बहुत ज़रूरी होता है कि आप हैंड रिटेन नोट्स अपने पास रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू।